आप माहिर मईशत है नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर इस हवाले से कहिएगा कि पहले हमने देखा कि कोई ख़बर ऐसी आती थी जो पॉजिटिव न्यूज़ होती थी, उसके बाद कीमतें नीचे जाना शुरू हो जाती थी। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि अगले 36 से 72 घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं और कोई जो है अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन जो ऑयल प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं, वो नीचे नहीं आई हैं। यानी कि अब गैर यकीनी बढ़ती चली जा रही है। जब जंगबंदी हुई थी हमने देखा कीमतें नीचे आई, ईरान ने ऐलान किया आपने हुर्मुज़ खोल रहे हैं तब कीमतें नीचे आई, लेकिन अब कल के ऐलान से भी कीमतें नीचे नहीं आई हैं। ऑयल की सप्लाई जो है वो सिर्फ हुर्मुज़ से तो नहीं होती जी। वो उन्होंने जो है सप्लाई के लिए रशिया को भी इजाजत दे दी है कि रशिया का भी माल जो है वो खरीदा जा सकता है, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई का ओवरऑल गैप है वो यूरोप की इस वक्त जो परेशानी है उसकी वजह से पैदा हो गया है। यूरोप के पास यूरोप को रशिया जो है कोई तेल नहीं बेच रहा, तो इसलिए जो यूरोप है उसकी शॉर्टफॉल्स पैदा हो गई हैं। तकरीबन 8 महीने की स्टोरेज जो है वो जापान के पास भी है, 8 महीने की स्टोरेज जो है वो कोरिया के पास भी है, इतनी स्टोरेज जो है वो चाइना के पास भी है। तो ये अगर 8 महीने तक ना भी खरीदारी के लिए बाजार में आए तो भी मार्केट के अंदर ऑयल की डिमांड जो है वो उतनी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हाँ, हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और हमारे जैसे और चंद मुल्कों के लिए जो है ये एक ज्यादा बड़ी परेशानी है, क्योंकि हम तो जो हमारे पास तेल है खैर वो सिर्फ 28 दिन के हैं, हिंदुस्तान में 45 दिन के हैं। और इसी तरह से जिन मुल्कों के पास जो है वो 3 महीने 4 महीने से कम की स्टोरेज है उनके लिए ये मसला कीमतों का है। लेकिन ऑयल की कीमत के अलावा आप ये अगर देखें कि बाकी खुर्दोनोश की कीमतें हैं और फर्टिलाइजर्स की कीमतें हैं वो किस तेजी से बढ़ रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया क्रिएट हो गया है यूरोप में भी और हमारे जैसे मुल्कों के लिए भी, कि हमारे पास जो हम पैदावार जो है ज़रूरी पैदावार उस पर डिपेंडेंट है, वहाँ हमारी इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस सीजन में अभी तक उसका इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन अगले 3 महीने हमारी ज़राअत के लिए बहुत फैसलाकुन होंगे, बहुत तकलीफदेह होंगे जब फर्टिलाइजर की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, इसी तरह से जी शाह साहब, हमने ग्लोबली भी देखा, ख़ास तौर पे यूएई के मामलात को देखें तो दुबई जो गोल्ड मार्केट थी उसमें जो फौरी सेलिंग हुई, पैनिक सेलिंग उसको कह लें, उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस भी नीचे आई। और फिर हमने रियल स्टेट के हवाले से मामला देखे हैं कि ये कहा जा रहा है कि दुबई में जो रियल स्टेट की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा गिरी हैं, इन्वेस्टर वहाँ से निकल रहा है और साथ ही उसको कोरिलेट किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान में जो है रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट होने जा रही है या हो रही है, यहाँ पर कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। लेकिन गोल्ड तो भी तकरीबन कोई 4700 पर है, उसकी डिमांड सप्लाई वाला मसला जो है उसमें सबसे बड़े जो बायर्स थे वो सेंट्रल बैंक्स थे। सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग के बजाय सेलिंग शुरू की है। जब 5600 पर गोल्ड गया था तो उसकी वजह से ज्यादा गोल्ड की कीमत में कमी आई है। इस जंग का जो है गोल्ड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, अगर हो सकता था कि इम्पैक्ट तो वो इसकी कीमतें बढ़नी चाहिए क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। गोल्ड को जो है वो समझा जाता है कि अनसर्टेनिटीज के लिए जो है सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सेंट्रल बैंक्स की सेलिंग जो है वो टाइम टू टाइम अभी भी हो रही है, जिसकी वजह से गोल्ड नहीं बढ़ रहा। दुबई में जो कीमतें कम होना शुरू हुई हैं, नेचुरली दुबई की आबादी जो है पूरे यूएई की आबादी उसमें तकरीबन 90% जो लोग हैं वो बाहर से आके वहाँ पे काम करते हैं। बात खासतौर पे जो यूरोपियंस हैं, अगर आप आज दुबई जाएं तो आपको कोई यूरोपियन जो है वो किसी मॉल में नजर नहीं आएगा, सब सिर्फ लोकल्स हैं या हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो थोड़ी बहुत तादाद में आपको मॉल्स के अंदर नजर आएंगे। उसके अलावा कोई आपको वहाँ पर फॉरेनर्स जो है वो नजर नहीं आएंगे। दुबई एयरपोर्ट जो है वो 20% से ज्यादा वहाँ पर लोग नहीं है, खाली पड़ा है और सड़कें उनकी जो है वो भी खाली पड़ी हैं। तो दुबई की मार्केट के अंदर तो इसका फर्क आना जरूरी था। कुछ इलाकों के अंदर तो कीमत जो है 60% तक भी कहते हैं नीचे आ गई है, लेकिन एवरेज जो दुबई की कीमतें कम हुई है वो 30% तक हुई है कम। जबकि उसकी दूसरी तरफ आप देखें तो माशाल्लाह कराची के अंदर जैसे हमारे यहाँ DHA फेज 8 है, वहाँ पर कीमतों के अंदर जो है 20 से 25% की पिछले 1-1.5 महीने के अंदर बढ़ोतरी आई है। और फेज 8 कह रहा हूँ जी, मैं फेज 8 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए ये जो फेज 8 में और जिस कोई भी DHA जहाँ भी है उसमें उनको सहूलत ही होती है कि उनका ये पता होता है कि कोई उनके प्लॉट पर कब्जा नहीं करेगा और वो उसको लेके वहाँ पर रख सकते हैं। इसी तरह मकान बनाना जो
सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। मकान बनाना डीएचए में जो है उसमें सहूलत है। एक दफा नक्शा पास हो जाए फिर कोई बार बार आपको पूछने नहीं आता, वरना आप केडीए के अंदर बनाए तो वो तो फिर आपको अंदाजा है ना कि वहाँ कितनी मुश्किलात होती हैं, हर फ्लोर के ऊपर जो है लोग खड़े होते हैं। वो चीज आपको डीएचए में नहीं मिलती, तो इसलिए डीएचए जो है वो बैरोमीटर है आपके पास इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस का। स्टॉक मार्केट भी जो है वो भी उसने भी अपने तौर पर एक रिकवरी फेज के अंदर जो है नजर आई है, और बहुत कुछ जो हाई तो स्टॉक मार्केट का 191,000 था, लेकिन ये है कि अभी भी 172 175 के दरमियान जो है वो घूम रही है, जो कि पहले एक वक्त में 158 तक चली गई थी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो पहले से बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन ये जो रोज रोज बयान आते हैं और रोज रोज जो नई आपकी हेडलाइंस लगती हैं, और वो हेडलाइंस का भी कोई सर पैर नहीं होता, आपकी जो मीडिया की हेडलाइंस उसके अंदर किसी को कोई सर पैर नहीं होता, कोई समझता नहीं है, बस एक उसमें पैदा किया जाता है कि जी हिजान है। तो लेकिन जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मैं ये ईरान के हवाले से कह सकता हूँ कि वो बिजनेस यूजुअल वाली सूरत हाल में है फिलहाल। उनके यहाँ कारोबार जो है वो बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारा बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर में हमारे पास ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत बढ़ गए हैं। वहाँ पे एलपीजी की भी इंपोर्ट जो है पाकिस्तान से हो रही है। दूसरा, पाकिस्तान को एक और जो मौका मिला कि हम एक कॉरिडोर की सूरत इख्तियार कर रहे हैं टीआईआर के लिए। तो इस वक्त 3,000 से ज्यादा कंटेनर्स जो है ईरान के वो कराची पोर्ट पर है, और ये सब टीआईआर के जरिए जो है ईरान जाएंगे। तो पाकिस्तान जो है वो जो एक जमाने में जबल अली का रोल था, जबल अली पोर्ट का, वो रोल जो है वो मुझे कराची और ग्वादर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है।